नमस्कार साथियों, मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार इंटायर क्लासेस पर। बताइए आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। आपकी तैयारी में हम सहयोग करने के लिए प्रतिदिन करंट अफेयर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं और उसका डिस्कस करते हैं। तो आज है 26 नवंबर 2025। आज के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले एक मोटिवेशन कोट देखते हैं। महान दिमाग विचारों पर चर्चा करते हैं, औसत दिमाग घटनाओं पर चर्चा करते हैं और छोटे दिमाग लोगों पर चर्चा करते हैं। अर्थात यह कथन हमें यह प्रेरित करता है कि हम अपनी बातचीत और सोच का स्तर हमेशा ऊंचा रखें। लोगों के बारे में नहीं, विचारों और सकारात्मक बदलावों के बारे में सोचें और बात करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम हमेशा आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है 24 नवंबर, दूसरा ऑप्शन है 25 नवंबर, तीसरा ऑप्शन है 26 नवंबर और चौथा ऑप्शन है 27 नवंबर। तो इसका सही आंसर है 26 नवंबर। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया है और इसकी शुरुआत है 2015 में। भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की घोषणा करती है और संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा दिया जाता है। और यह साल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती भी रही है, जिसे संविधान निर्माता के नाम से जाना जाता है या फिर फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कुछ इंपॉर्टेंट जो डे हैं इस महीने में मनाए गए हैं उसको देखते हैं। तो 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया गया है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया है। 5 नवंबर को गुरु नानक देव जयंती है। 7 नवंबर को शिशु संरक्षण दिवस। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस। 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस और विश्व स्वतंत्रता दिवस। 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस और विश्व टीकाकरण दिवस मनाया गया है। वहीं 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है। आप लोग बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया गया। 14 नवंबर को बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया गया। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया। 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है। 18 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया गया। 23 नवंबर को एनसीसी दिवस मनाया गया और 24 नवंबर को विश्व तेग बहादुर शहीदी दिवस मनाया गया। कुछ राज्यों में इसी को 25 नवंबर को भी मनाया गया है। और 25 नवंबर को और क्या है, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में आईटीबीपी एलएसी पर कितनी महिला सीमा चौकियां स्थापित करेगी? तो पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन 10, तीसरा ऑप्शन है 15 और चौथा ऑप्शन है 20। इसका सही आंसर है 10 सीमा चौकियां स्थापित करी, इसमें टोटली महिलाएं होंगी। आईटीबीपी एलएसी पर यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर 10 महिला सीमा चौकियां स्थापित करेगी। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर
10 पूर्णतः महिला प्रधान सीमा चौकियां स्थापित कर रही है, जिससे सीमा सुरक्षा में लैंगिक समावेशन को बढ़ावा मिलेगा। इस बल की स्थापना भारत चीन युद्ध के बाद यानी कि 24 अक्टूबर 1962 को हुआ था। आईटीबीपी गृह मंत्रालय के अधीन और एक केंद्रीय सशक्त पुलिस बल सीएपीएफ के रूप में कार्य करता है और इसका आदर्श वाक्य है शौर्य, दृढ़ता, कर्म, निष्ठा है। आदर्श वाक्य इसको आप लोग याद रखिएगा, शौर्य, दृढ़ता, कर्म, निष्ठा। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसे लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा? तो पहला ऑप्शन है वेला माना सिमन्ना, अंदेसरी, खादर मोयुद्दीन, यंदामुरी वीरेंद्रनाथ। तो इसका सही आंसर है बेला माला सिमन्ना। इनको 18 जनवरी 2026 को लोकनायक साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा और 2024 में इन दोनों लोगों को 2024 में मिला था और इनको 2023 में यदामुरी वीरेंद्रनाथ को और 2024 में अंदेसरी और खादर मोयुद्दीन को मिला था। इसका फैक्ट देखते हैं। वेलामाला सिमन्ना ने लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार जीता है। 100 से अधिक प्रकाशित कृतियों वाले प्रसिद्ध तेलुगु लेखक वेलामाला सिमन्ना को लोकनायक फाउंडेशन यानी कि LNF साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। आंध्र विश्वविद्यालय में तेलुगु विभाग के पूर्व प्रमुख उन्हें 18 जनवरी 2026 को विशाखापट्टनम में आयोजित समारोह में 2 लाख का नगद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। यह समारोह हरिवंश राय बच्चन और NT रामाराव के सम्मान में प्रतिवर्ष 18 जनवरी को आयोजित किया जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में हेली गुब्बी ज्वालामुखी किस देश में फटा है? तो पहला ऑप्शन है केन्या, दूसरा ऑप्शन है युगांडा, तीसरा ऑप्शन है कैमरून और चौथा ऑप्शन है इथोपिया। इसका सही आंसर है इथोपिया। इथोपिया एक अफ्रीकन कंट्री है जहाँ पर हेली गुब्बी ज्वालामुखी फटा है। इसके बारे में कुछ डिटेल देखते हैं। हेली गुब्बी ज्वालामुखी लगभग 12,000 साल बाद फटा है और भारत की ओर इसकी राख बढ़ रही है। यानी कि इथोपिया में रिफ्ट वैली में हेली गुब्बी ज्वालामुखी लगभग 12,000 साल बाद फटा है, जिससे ज्वालामुखी की राख के बड़े बड़े बादल बन निकले हैं। इससे इंटरनेशनल हवाई रास्ते भी प्रभावित हो गए हैं। राख के बादल हजारों किलोमीटर का सफ़र तय करके भारत और पाकिस्तान की ओर आ रहे हैं। हेली गुब्बी एर्टा एले पर्वतमाला में है। यह क्षेत्र तीव्र विवर्तनिक गतिविधियों के लिए भी जाना जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इसका एक क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि इथोपिया का कैपिटल क्या है। कैपिटल ऑफ इथोपिया। हाल ही में भारतीय नौसेना ने प्रथम माहे श्रेणी के AWS पोत को नौसेना में शामिल किया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इस ऑप्शन देखते हैं पहले। INS मालवन, INS माहे, INS मंगरोल, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है INS माहे।
INS माहे को ASW पोत को नौसेना में शामिल किया गया है। इसके फैक्ट देखते हैं। भारतीय सेना ने प्रथम माहे श्रेणी यानी कि ASW पोत INS माहे को नौसेना में शामिल किया है। भारतीय नौसेना ने मुंबई में INS माहे को जलावरण किया, जो पहले स्वदेशी निर्मित माहे श्रेणी की पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जलयान यानी कि ASWE का शुभारंभ था। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड यानी कि CSL द्वारा अविकल्पित और निर्मित है। INS माहे 8 जहाज़ों का एक पहला है, यानी कि इसमें INS करके ये माहे श्रेणी के 8 जहाज़ हैं, जिसमें से पहला INS माहे को लॉन्च किया गया है। इसका आदर्श वाक्य है साइलेंट हंटर। और ये क्या है? साइलेंट हंटर इसका आदर्श वाक्य है। इसका शुभंकर चीता है। हाल ही में किस NALSA के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? यह किससे होना चाहिए? हाल ही में किसे NALSA के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति JK महेश्वरी, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति विक्रमनाथ। तो इसका सही आंसर है न्यायमूर्ति विक्रमनाथ। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ NALSA के कार्यकारी अध्यक्ष नामित हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विक्रमनाथ को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि NALSA का अगला कार्यकारी अध्यक्ष नामित किया गया है। यह नामांकन भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया है। इससे पहले यह पद न्यायमूर्ति सूर्यकांत के पास था, जिन्हें भारत के 53वें न्यायाधीश यानी कि CJI की पद में शपथ ले लिए हैं। ये हमारे विक्रमनाथ। हाल ही में किसने इंडिया ओपन स्क्वैश का खिताब जीता है? तो पहला ऑप्शन है अनाहत सिंह, दूसरा ऑप्शन है ज्योत्सना चिनप्पा, तीसरा ऑप्शन है दीपिका पल्लिकल, चौथा ऑप्शन है सौरव घोषाल। तो इसका सही आंसर है अनाहत सिंह। यह है अनाहत सिंह। अनाहत सिंह ने इंडिया ओपन स्क्वैश का खिताब जीता है। अनाहत सिंह ने इंदौर में इंडियन ओपन में ज्योत्सना चिनप्पा को हराकर महिला वर्ग का खिताब जीता है। भारत की नंबर 1 महिला स्क्वैश खिलाड़ी और शीर्ष वरीयता प्राप्त 17 वर्षीय खिलाड़ी ने 55 मिनट में 3-1 से फाइनल जीत लिया। सेमीफाइनल में अनाहत सिंह ने आयरलैंड के तीसरे वरीयता प्राप्त हन्ना क्रेग को 3-2 से हराया। गैर वरीयता प्राप्त ज्योत्सना चिनप्पा ने मिस्र में दूसरी वरीयता प्राप्त नादियन एलहम्पी को 3-1 से हराया था। आगे देखते हैं। हाल ही में किसने देश के 53वें CJI के रूप में शपथ ली है? तो इसका सही ऑप्शन देखते हैं। संजीव खन्ना, दूसरा ऑप्शन है JK महेश्वरी, तीसरा ऑप्शन है सूर्यकांत, चौथा ऑप्शन है विक्रमनाथ। इसका सही आंसर है न्यायमूर्ति सूर्यकांत। न्यायमूर्ति सूर्यकांत को 53वें CJI के रूप में चुना गया है।
इसके पहले थे संजीव खन्ना जी। जस्टिस सूर्यकांत ने 24 नवंबर 2025 को सोमवार को देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश यानी CJI के पद की शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई। हाल ही में किसने दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप जीता है? तो पहला ऑप्शन है बांग्लादेश, दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा ऑप्शन है ईरान, चौथा ऑप्शन है चीन। तो इसका सही आंसर है भारत। तो इसका फैक्ट देखते हैं। भारत ने लगातार दूसरा महिला कबड्डी विश्व कप जीता है। भारत की महिला टीम ने ढाका में अपना दूसरा लगातार महिला कबड्डी विश्व कप जीता है। उन्होंने फाइनल में चीनी ताइपे को 35-28 के स्कोर से हराया है। भारत ने सेमीफाइनल में ईरान को हराया। चीनी ताइपे समूह चरण में अपराजित रही है। उन्होंने मेजबान बांग्लादेश को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। भारत सरकार कौन सा संशोधन विधेयक ला रही है जिसका उद्देश्य केंद्र शासित चंडीगढ़ को संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत लाना है? तो उसका पहला ऑप्शन देखते हैं। 130वां संशोधन, 131वां संशोधन, 132वां संशोधन और 133वां संशोधन। तो इसका सही आंसर है 131वां संशोधन, यानी कि भारत वर्तमान में 130वां संशोधन विधेयक ला रही है जिसके तहत चंडीगढ़ को अनुच्छेद 240 के अंतर्गत उसको लाना है। भारत सरकार संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 से लाने की तैयारी में है जिसका उद्देश्य केंद्र शासित चंडीगढ़ को संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत लाना है। यह कदम चंडीगढ़ के प्रशासनिक ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देता है और उन अन्य केंद्र शासित राज्य प्रदेशों की श्रेणी में शामिल करेगा जो सीधे राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए विनियमों के तहत संचालित होते हैं। वर्तमान में चंडीगढ़ का प्रशासन पंजाब के राज्यपाल के हाथ में है, जो पंजाब और हरियाणा के दोनों की राजधानी होने का ऐतिहासिक व्यवस्था से जुड़ा है। प्रस्तावित संशोधन से चंडीगढ़ के लिए स्वतंत्र और स्पष्ट प्रशासनिक संरचना बनाने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है, जिससे शासन और नीति निर्माण प्रक्रियाएं अधिक सुव्यवस्थित और प्रभावी बनी रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा और इसका PDF आप लोग हमारे YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।